दोस्तों ये साल 2001 का दौर है कि जब टर्की देश की इकोनॉमी अपने पूरे इतिहास के ही सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बैंकिंग सेक्टर तो पूरी तरीके से क्रैश कर ही चुका है। बाकी भी जितने फाइनेंस से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं वो लगभग दिवालिया हो चुके हैं। करेंसी की तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि करेंसी इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि सिर्फ $1 की कीमत 15 लाख टर्किश लीरा के पास पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जाहिर है पूरे ही टर्की में महंगाई की भी एक सुनामी आ चुकी है। बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं वो भी आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर जा चुकी हैं। बेरोजगारी भी ज्यादा पीछे नजर नहीं आ रही थी, बल्कि अब तो जैसे जैसे इकोनॉमिकली हालात बुरे होते जा रहे थे वैसे वैसे हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर ये खतरा मंडराने लगता था कि न जाने आज किसको जॉब से निकाल दिया जाए। जैसे जैसे लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट से निकाला जा रहा था, जाहिर है गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों का नंबर भी बढ़ता जा रहा था। करप्शन भी हद से ज्यादा बढ़ चुका था और इन तमाम चीजों की वजह से जैसे जैसे तुर्क लोगों की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वहां पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो भी कम होती जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि हालात बुरे से बुरे होने की वजह से अब जो टर्की के मौजूदा प्रधानमंत्री थे वो लोगों का भरोसा खो बैठे और न चाहते हुए भी टर्की को वक्त से पहले ही इलेक्शन की तरफ जाना पड़ा। 2002 के इन जनरल इलेक्शन में टर्की के लोगों ने दुनिया को उस वक्त चौंका दिया कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, क्योंकि टर्की के लोग जो हद से ज्यादा परेशान हो चुके थे उन्होंने अपनी इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने के लिए टर्की की जितनी भी पुरानी छोटी बड़ी पार्टीज थी न सिर्फ उनको नकारा, बल्कि जितने भी नेता थे सभी को नकार दिया और उसकी जगह पर उन्होंने अब अपने देश को चलाने के लिए मौका दिया एक नई पार्टी को और साथ ही साथ एक नए लीडर को भी। एक ऐसे लीडर को कि जो टर्की के बाकी नेताओं से उलट टर्की की एक आम सी गरीब और मजहबी फैमिली में पैदा हुआ था और उसने ना तो बाकी नेताओं की तरह टर्की या फिर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से तालीम हासिल की थी और न ही उसके बाप दादा पॉलिटिक्स वगैरह में हुआ करते थे। मगर उसके बावजूद भी इस इंसान ने मौका मिलते ही वो किया कि जिसने न सिर्फ टर्की के लोगों को बल्कि दुनिया को ही हैरान करके रख दिया था। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है पिछले 20-25 साल से लगातार टर्की पर राज करने वाले टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान की। सवाल ये है कि एक आम इंसान रजब तैयब अर्दोगान 2001 और 2 के दौर में टर्की की सबसे ऊंची गद्दी तक पहुंचे कैसे, और जब गद्दी पर पहुंच ही गए तो आखिर ऐसा भी क्या चमत्कार कर डाला कि कभी इकोनॉमिकली दिवालिया हो जाने वाला ये टर्की देश अब दुनिया के उन टॉप 20 देशों में शामिल था कि जिनकी इकोनॉमी सबसे मजबूत है। आखिर तैयब अर्दोगान के अंदर ऐसी भी क्या खास बात है कि वो टर्की देश के जहां पर महीनों में प्रधानमंत्री बदल जाया करते थे या फिर मिलिट्री कू हो जाया करते थे, वहां पर पिछले 20-25 साल से लगातार यही गद्दी पर बैठे हुए हैं और जितने भी इलेक्शन होते हैं सब में किसी न किसी तरीके से ये और इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग जीत हासिल कर लेते हैं। सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल कि जिस पर हम मेनली न्यूज़ कवर करते हैं उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। मुद्दे पर आए तो रजब तैयब अर्दोगान का जन्म सन 1954 में टर्की की एक मजहबी और गरीब फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी एजुकेशन भी टर्की के एक ऐसे स्कूल से हासिल की कि जिसको आप काफी हद तक मदरसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन का पैटर्न ही ऐसा था कि सिलेबस का 1/4 हिस्सा दीनी हुआ करता था, मतलब जिसमें बच्चा कुरान, हदीस और सीरत वगैरह पढ़ा करता था। शुरुआती दिनों से ही रजब तैयब अर्दोगान को इस्लामिक स्टडीज के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग मतलब लोगों के सामने तकरीर करना या पोइट्री वगैरह मतलब शायरी वगैरह में काफी इंटरेस्ट था। इसी दौर में ही इनके जो क्लास फेलोज थे मतलब जो साथ में पढ़ने वाले और बच्चे थे उन्होंने इनको होका कहना भी शुरू कर दिया था, जिसका मतलब टर्की में आमतौर पर टीचर या फिर रिलीजियस ऑफिशियल, मतलब कि अगर हम देसी भाषा में समझें तो जैसे मौलाना या मौलवी साहब वगैरह कहा जाता है, बिल्कुल वैसा ही है। एजुकेशन के इस दौर में रजब तैयब अर्दोगान को वैसे तो अपने फादर की तरफ से पॉकेट मनी भी मिला करती थी, लेकिन वो हद से ज्यादा कम थी, तो इसीलिए वो अपना खर्चा पानी चलाने के लिए टर्की की जो रिवायती मशहूर रोटी होती
होती है उसको सड़कों पर बेचा करते थे। साथ ही गर्मी के मौसम में सड़कों पर उन ड्राइवर्स या फिर बाकी गाड़ियों में बैठे हुए आम लोगों को पानी की बोतल्स भी बेचा करते थे कि जो ट्रैफिक जाम में फंस जाया करते थे। 1973 में वो अंकारा की मशहूर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते थे, मगर प्रॉब्लम ये हुई कि जिस तरह के स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी, हाई स्कूल किया था, वो काफी हद तक मदरसा ही कंसीडर किया जाता था, जिसकी वजह से उनका वो जो डिप्लोमा था वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं था। नतीजा ये हुआ कि लाख कोशिशों के बावजूद भी तैयब अर्दोगान का ये सपना ही रह गया, जिसकी वजह से अब आगे की पढ़ाई उन्होंने दूसरी जगह शुरू की। इसी हायर एजुकेशन के दौर में वो लगातार न सिर्फ फुटबॉल खेला करते थे बल्कि फुटबॉल के अच्छे प्लेयर भी थे। पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट होने की वजह से और पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होने की वजह से अब उन्होंने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी या जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ करते थे उन सब में भी काफी हद तक हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इस दौर में ये खास तौर से ऐसे बहुत सारे ग्रुप का हिस्सा बनने लगे थे कि जो उस दौर में टर्की के अंदर बढ़ते हुए कम्युनिज्म को काउंटर कर रहे थे। इसी दौर में ही इन्होंने MSP नाम की एक पार्टी को भी ज्वाइन किया कि जो आइडियोलॉजिकली काफी हद तक इस्लामिस्ट मानी जाती थी। तकरीर में महारत की वजह से रजब तैयब अर्दोगान ने पॉलिटिक्स की दुनिया में अभी लोगों की नज़रों में आना शुरू किया ही था कि 1981 में अचानक से टर्की के अंदर मिलिट्री कू होता है, मतलब कि एक तख्ता पलट होता है, और फिर मिलिट्री की तरफ से तमाम छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। बाकी पॉलिटिकल लोगों की तरह रजब तैयब अर्दोगान भी कुछ वक्त के लिए गायब हो जाते हैं और इसी दौर में वो अपनी ज़िंदगी में गुजर बसर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में एक कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करने लगते हैं। मगर 1984 में ये पाबंदियां हटती हैं तो एक बार फिर से वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाते हैं। मगर रजब तैयब अर्दोगान को जो असली शोहरत मिली और जो उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया वो दरअसल साल 1994 का वक्त था कि जब उन्होंने इस्तांबुल के मेयर का चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी ठोक डाली। न सिर्फ दावेदारी ठोकी बल्कि पूरे टर्की को हैरान करते हुए ये चुनाव जीत भी लिया। टर्की के लोगों के लिए रजब तैयब अर्दोगान का इस तरह से चुनाव जीतना ज़्यादा हैरान कर देने वाला इसलिए था क्योंकि उनके मुकाबले में जितने भी लोग खड़े थे वो न सिर्फ बहुत ज़्यादा सीनियर थे और पुरानी पार्टीज से थे बल्कि वो सेकुलर भी थे, जबकि दूसरी तरफ रजब तैयब अर्दोगान एक नए थे और साथ ही जिस पार्टी के थ्रू वो चुनाव लड़ रहे थे वो दरअसल एक मजहबी इमेज की थी। तो उस दौर के टर्की में तो एक मजहबी पार्टी के टिकट पर इस तरह से सीनियर सेकुलर नेताओं को हरा देना इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। रजब तैयब अर्दोगान 1994 से लेकर 1998 तक ये जो इस्तांबुल शहर के मेयर रहे थे, यही दरअसल टर्की की सबसे ऊंची गद्दी तक पहुंचने का उनका रास्ता साबित हुआ, क्योंकि इन 4 सालों में उन्होंने इस्तांबुल के अंदर जो बड़े बड़े काम किए और जिस तरह से इस ऐतिहासिक शहर का पूरा नक्शा ही बदल दिया, ये अर्दोगान का वो कारनामा था कि जिसकी तारीफ उनके अपने सपोर्टर्स ही नहीं बल्कि मुखालिफ लोग भी करते हैं। क्योंकि उस दौर में जहाँ एक तरफ पूरा का पूरा टर्की बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इस्तांबुल के हालात उल्टे नजर आते थे। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैसिलिटीज, वहाँ की तमाम चीजें पूरी तरीके से बदल चुकी थी। यही वजह थी कि जहाँ एक तरफ बाकी पॉलिटिशियन से आम लोग परेशान हो रहे थे तो वहीं रजब तैयब अर्दोगान अब एक बड़े और नए नेता के तौर पर उभर रहे थे। मगर इसी दौर में ही सन 1997 में एक पब्लिक गैदरिंग में, मतलब तमाम लोगों के सामने जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी पोयम या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी कविता पढ़ी कि जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने इस पोयम के जरिए से टर्की की जो सेकुलर पॉलिसीज हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। रजब तैयब अर्दोगान को फौरन जेल में डाल दिया गया और ये जो मेयर का पद था इस पर से भी इनको बर्खास्त कर दिया गया। न सिर्फ बर्खास्त किया गया बल्कि फ्यूचर में भी इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन रजब तैयब अर्दोगान के ऊपर लिया गया ये एक्शन काफ़ी हद तक बैकफायर कर गया, क्योंकि अगले 10 महीने तक रजब तैयब अर्दोगान जब जेल में रहे तो इस पूरे पीरियड में उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ती चली गई। 2001 में तो उनकी जो मजहबी वेलफेयर पार्टी थी उस पर भी पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वजह से अब उन्होंने एक नई पार्टी जिसका नाम जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी था उसकी बुनियाद रखी, जिसके टर्किश नेम की जो शॉर्ट फॉर्म है वो AK पार्टी बनती है और जो आज भी हम लोगों को आमतौर पर मीडिया में नजर आती रहती है। अब जैसा कि हमने शुरू में ही जाना कि यही वो दौर था कि जब टर्की इकोनॉमिकली दिवालिया हो चुका था, वहाँ के लोगों की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। पुरानी जितनी भी पार्टीज थी
ही जितने भी नेता थे उन सभी पर से आम पब्लिक का भरोसा उठ चुका था। ऐसे ही निगेटिव पॉलिटिकल माहौल में टर्की के अंदर इस्तांबुल का नक्शा बदल देने की वजह से रजब तैयब अर्दोगान की पॉपुलैरिटी आसमानों पर थी और रजब तैयब अर्दोगान के इस तरह से लगातार जेल में रहने और साथ ही उनके ऊपर लगने वाली पाबंदी की वजह से ये पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए जब 2002 में जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें बाकी तमाम पुरानी पार्टीज का सुपड़ा साफ हो गया, जबकि रजब तैयब अर्दोगान की बनाई गई जो नई पार्टी थी मतलब कि AK पार्टी, उसने बम्पर जीत हासिल की। मगर क्योंकि रजब तैयब अर्दोगान के ऊपर तो पाबंदियां भी लगी हुई थी तो इसीलिए फौरन तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, बल्कि उनके जो एक करीबी दोस्त थे अब्दुल्ला गुल, उन्होंने कमान संभाली। मगर कुछ वक्त के बाद ही मतलब 2003 में ही फिर उनके ऊपर से ये पाबंदी हटी और उन्होंने फाइनली आकर ये गद्दी भी संभाल ली और इस तरह से रजब तैयब अर्दोगान पहली बार टर्की के प्रधानमंत्री बने। रजब तैयब अर्दोगान ने जब टर्की की बागडोर संभाली तो उस वक्त पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली टर्की के क्या हालात थे ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम शुरू में ही जान चुके हैं। मगर अब क्योंकि AK पार्टी बड़ी जीत के साथ आई थी तो जो पॉलिटिकल उथल पुथल लंबे वक्त से चल रही थी उसका तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। इसीलिए लोग एटलीस्ट इस चीज को लेकर तो मुतमईन हो चुके थे। अब जहां तक मामला तबाह हो चुकी इकोनॉमी का था तो उस पर काम शुरू किया गया। उसी दौर में ही IMF की तरफ से लगभग 16 अरब डॉलर्स का कर्जा टर्की को अगले 3 सालों के लिए दिया गया, जिसकी वजह से अब बाहरी इन्वेस्टर्स का वो भरोसा काफी हद तक वापस आने लगा कि जो एक वक्त में तबाह हो चुकी इकोनॉमी की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। गवर्नमेंट ने अब एनर्जी, टेलीकॉम और ट्रांसपोर्ट जैसे जितने भी बड़े बड़े सरकारी डिपार्टमेंट थे इन सभी को अब प्राइवेट ओनरशिप में देना शुरू कर दिया और प्राइवेट होने की वजह से अब बाहर से अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इनमें आने लगा, जिससे जाहिर है ऑटोमेटिकली अब रोजगार के मौके भी बढ़ चढ़कर पैदा होने लगे। रजब तैयब अर्दोगान ने गद्दी पर बैठते ही इकोनॉमी से जुड़े हुए जो बड़े बड़े फैसले लिए उन्होंने किस तरह से असर दिखाया, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि टर्की में महंगाई के जो लगभग 70% के करीब थी अगले एक साल के छोटे से अरसे में घटकर सिंगल डिजिट मतलब कि 10% से भी नीचे आ गई थी। टर्की की इकोनॉमी ने जबरदस्त कमबैक किया था, पुराने बंद पड़े कारखाने, फैक्ट्रीज सब खुलने लगे थे। 2002 और 3 के दौर से ही अब इकोनॉमी के फील्ड में टर्की ने एक अलग ही स्पीड पकड़ी थी और अगले कुछ सालों में टूरिज्म, टेक्सटाइल, ऑटो सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम, होटल इंडस्ट्रीज हर चीज में ही अब ग्रोथ के नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 2008 और 9 के दौर में जो एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, मतलब एक ऐसा क्राइसिस कि जिससे पूरी दुनिया को ही जूझना पड़ा था, उस वक्त भी टर्की अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने में कामयाब रहा था। न सिर्फ बचने में कामयाब रहा बल्कि यूरोप के बाकी तमाम देशों से इसने उस दौर में अच्छा परफॉर्म किया। टर्की पर कर्जे की बात करें और मेनली IMF पर ही नजर डाल लें तो 1961 से लेकर 2002 तक टर्की को न चाहते हुए भी लगभग 19 बार IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2002 में टर्की जो IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बना था ये उसका आखिरी बार था। मतलब 1961 से लेकर 2002 तक यानी कि 40 साल में 19 बार और उसके बाद से लेकर अब तक एक भी बार नहीं। लगभग 23 अरब डॉलर्स के कर्जे में डूबी हुई टर्की की जो इकोनॉमी थी वो रजब तैयब अर्दोगान के दौर में बड़ी तेजी के साथ उभरती गई और 2012 का दौर आते आते IMF के इस कर्ज के जाल से पूरी तरीके से आजाद हो चुकी थी। अर्दोगान के दौर में टर्की के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स न सिर्फ लॉन्च किए गए बल्कि कंप्लीट किए गए। साथ ही एयरपोर्ट्स के जिनकी तादाद देश में 26 के करीब थी उनको 50 में बदल दिया गया। मॉडर्न हाईवेज हो, मोटरवेज हो, टनल का जाल हो या फिर कैनाल या इस तरह की बाकी चीजों से जुड़े हुए अर्दोगान के अपने पर्सनल ड्रीम प्रोजेक्ट हों, इनमें से किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। साथ ही सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि डिफेंस के फील्ड में भी रजब तैयब अर्दोगान के दौर में टर्की ने खूब झंडे गाड़े हैं, क्योंकि आज टर्की की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री भी धीरे धीरे जिस जगह पर पहुंच चुकी है वहां पर दुनिया के गिने चुने देशों की ही इंडस्ट्री नजर आती है। ये लोग न सिर्फ एडवांस और ताकतवर फाइटर जेट्स बना रहे हैं बल्कि इनके ड्रोन्स का तो कोई सानी ही नहीं है। साथ ही टर्की दुनिया के उन गिने चुने देशों में आता है कि जो अपने इन्फ्लुएंस को फैलाने के लिए न सिर्फ दुनिया के अलग अलग देशों में अपने मिलिट्री बेसिस बनाने की कोशिश करता रहता है बल्कि कई देशों में बना भी चुका है। रजब तैयब अर्दोगान के ऊपर टर्की की सेकुलर पार्टीज और नेताओं की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता रहा है कि ये न सिर्फ एक मजहबी आइडियोलॉजी को मानते हैं बल्कि टर्की की पुरानी पहचान और उसके पुराने दौर यानी कि सल्तनत उस्मानिया को वापस लाना चाहते हैं।
اور یہ الزام اس لیے بھی زیادہ لگایا جاتا رہا ہے کیونکہ رجب طیب اردوغان کے دور میں ٹرکی کی فوج نے طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا انٹرفیئر دنیا کے الگ الگ دیشوں میں تو بڑھایا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ دنیا کے کئی دیش ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ٹرکی نے اپنے ملٹری بیسز قائم کرنے کی بجائے یا پھر ملٹری بھیجنے کی بجائے وہاں پر پولیٹیکل پاور کا استعمال کر کے یا پھر سافٹ پاور کا استعمال کر کے اپنا انفلوئنس بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب رجب طیب اردوغان کا مذہبی بیک گراؤنڈ اور مذہبی انٹرسٹ، ساتھ ہی اکنامی کے فیلڈ میں زبردست پرفارمنس، اور اس کے علاوہ کبھی دنیا میں سپر پاور کا اسٹیٹس رکھنے والے ٹرکی کا ڈیفنس کے فیلڈ میں بھی دنیا میں واپس سے رسپیکٹ پانا، یہ تینوں چیزیں ملا کر ایک ایسا کمبینیشن بناتی ہیں کہ جس کی وجہ سے رجب طیب اردوغان لمبے وقت سے ٹرکی کی راجنیتی میں امر ہو گئے ہیں۔ مطلب ان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک اتنا زیادہ بڑا ہو چکا ہے کہ ان کو چاہ کر بھی کوئی ہرا ہی نہیں پاتا ہے۔ 2003 میں گدی پر بیٹھنے کے بعد رجب طیب اردوغان نے لگاتار 2007 اور 2011 میں بھی چناؤ میں جیت حاصل کی۔ لگاتار 3 ٹرمز کمپلیٹ کر لینے کے بعد جب رجب طیب اردوغان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ قانونی طور پر تو اب ایک بار اور پردھان منتری نہیں بن سکتے، لیکن پاپولیرٹی ابھی بھی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ٹرکی میں ان کو ہرا بھی نہیں سکتا ہے، تو اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی انہوں نے پبلک ریفرینڈم وغیرہ کے ذریعے سے بہت سارے بدلاؤ کرنے شروع کیے، اور دھیرے دھیرے وہ ساری طاقتیں کہ جو پردھان منتری کے پاس ہوا کرتی تھیں وہاں کے راشٹرپتی کو دینا شروع کی، اور پھر راشٹرپتی کا چناؤ کروایا گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ہی جانا کہ پاپولیرٹی میں تو کوئی لیول کا تھا ہی نہیں، تو راشٹرپتی بھی لوگوں نے رجب طیب اردوغان کو ہی چنا، اور اس طرح سے سن 2014 میں رجب طیب اردوغان پہلی بار ٹرکی کے راشٹرپتی بھی بن گئے۔ اب کیونکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی جانا تھا کہ ٹرکی میں بھی بار بار ملٹری کو ہوتا رہتا تھا، وقت وقت پر تختہ پلٹ ہوتا رہتا تھا، لیکن 2003 کے بعد سے یہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ رجب طیب اردوغان کی پارٹی ہر الیکشن میں ہی بھاری بہومتوں سے جیت رہی تھی، اسی لیے گورنمنٹ کے جو سارے ادارے تھے وہ کافی مضبوط ہو چکے تھے اور ڈیموکریسی کافی اسٹرانگ ہو چکی تھی۔ مگر جب رجب طیب اردوغان نے بہت سارے چینجز کر کے پردھان منتری کی پاور بھی راشٹرپتی کو ٹرانسفر کر دی اور خود راشٹرپتی بن گئے، تو اس کے بعد پھر 2016 میں ٹرکی کی فوج کے ایک باغی گروپ نے حکومت کے خلاف یہ الزام لگاتے ہوئے تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کی کہ حکومت ٹرکی کا جو سیکولر سسٹم ہے اس کو بدلنے کی یا پھر ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کو کا یہ اٹیمپٹ بیک فائر کر گیا کیونکہ رجب طیب اردوغان جو اس وقت موقع پر وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، انہوں نے فوراً موبائل کے ذریعے سے عام لوگوں کو ایک ویڈیو پیغام دیا جس میں انہوں نے اپنے دیش کی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرکی کی سڑکیں عام لوگوں سے بھر چکی تھیں، فوج کے جو ٹینک تھے ان کے آگے عام لوگ لیٹ چکے تھے۔ پھر ہوا وہ کہ جو تختہ پلٹ کرنے والی آرمی نے خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا، مطلب ٹرکی کے عام لوگوں نے ہی اس ملٹری کے کو اٹیمپٹ کو ناکام بنا دیا، لیکن اس آخری کو اٹیمپٹ نے خود رجب طیب اردوغان کو ہی موقع فراہم کر دیا، کیونکہ اس کے بعد پھر رجب طیب اردوغان نے نہ صرف فوج پر بلکہ باقی اس سے جڑی ہوئی تمام چیزوں پر کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ کانسٹیٹیوشن اور باقی چیزوں میں بڑے بڑے بدلاؤ کیے گئے اور اس طرح کے تمام داؤں پیچ کو ہی ختم کر دیا گیا کہ جس سے فیوچر میں پھر سے کوئی بغاوت ہو سکے۔ دوستو رجب طیب اردوغان نے پھر اس کے بعد 2018 میں بھی راشٹرپتی کے چناؤ میں جیت حاصل کی اور اس کے بعد 2023 میں بھی جیت حاصل کی، مطلب 2023 میں ٹرکی کی گدی پر بیٹھنے والے رجب طیب اردوغان پچھلے 22 سال سے لگاتار کسی نہ کسی طریقے سے ٹرکی میں پاور میں بنے ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہاں پر مینشن کرنے کے لیے ایسے بہت سارے مدعے ہیں کہ جن کو لے کر آج کل رجب طیب اردوغان کو اپوزیشن یا پھر باقی ان کے جو مخالف لوگ ہیں وہ گھیرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سب سے مین چیز کہ جو آج کل رجب طیب اردوغان کے لیے سب سے بڑا سردرد بنی ہوئی ہے وہ دراصل وہی ٹرکش اکانومی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کبھی ٹرکی کے اندر اتنے زیادہ پاپولر ہوئے تھے اور جس ٹرکش اکانومی نے ہی ان کو اتنا اوپر پہنچا ڈالا ہے، کیونکہ کووڈ 19 کے بعد سے ہی جو ٹرکش اکانومی ہے وہ سفر کر رہی ہے اور خاص طور سے جو ٹرکی کی کرنسی ہے وہ لگاتار گراوٹ کا شکار ہے۔ لیکن ان چیزوں کے باوجود بھی ہم ابھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی کی پولیٹکس میں رجب طیب اردوغان کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے، کیونکہ ابھی بھی رجب طیب اردوغان ہی ٹرکی کے سب سے مشہور نیتا ہیں۔ باقی رجب طیب اردوغان کی اس کہانی پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔